अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अ वेरिएबल एक्स कैपेबल ऑफ टेकिंग discrete values x1 x2 xn with respect to probabilities p1 p2 pn is called discrete random variable। देखो वर्ड का डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअल। वर्ड डिस्क्रीट का मतलब है इंडिविजुअल और यू कैन से सेपरेट। इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल, आप अगर वेरिएबल को स्प्लिट करते हो इन पार्टीशन x1 x2 xn तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो देन विल गोइंग टू कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर हैविंग एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझ में आएगा कि हम प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे हम स्प्लिट करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या है अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल along with their corresponding probabilities such that sum of all probabilities always 1। अगर आप प्रोबेबिलिटी को स्प्लिट करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो और समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आपको 1 मिलता है देन ओनली विल गोइंग टू कॉल एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटीज को आप स्प्लिट नहीं कर सकते अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन इक्वल टू 1 नहीं मिलता है तो probability of distribution is simply a distribution of the probability in such a way that sum of all probability is 1। For example, two fair dice are rolled. If x denote the sum of the numbers appearing on the uppermost face of the dice, find the probability of x less than 4, probability of x greater than equal to 10, probability of x greater than 3 less than 7। इस टाइप के एग्जाम्पल को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंटायर प्रोबेबिलिटी चैप्टर अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल और डिफरेंट वैरायटीज जो एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड होते हैं। आप ऊपर जो है वीडियो के टॉप पे आपको कार्ड मिल जाएगा, उस कार्ड में से आप जो है लिंक के थ्रू आप जा सकते हो। तो लेट एस बी ए सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली टेबल फॉर्म करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पर हमने x को क्या डिनोट किया है, वी हैव टेकन द x एज अ सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो जो स्टार्टिंग नंबर होगा डाइस के ऊपर सैंपल स्पेस में दैट विल बी योर 1,1 और जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी योर 6,6। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो पैर आ रहा है 1,1 इसका अगर हम सम करते हैं तो 2 मिलेगा। 6,6 का अगर हम सम करते हैं तो हमको मिलेगा 12। तो 2 से लेकर के 12 तक हमने क्या किया है, जितने भी पॉसिबल सम है एक्सपेक्टेड है 2 फेयर डाइस पर उसको हमने कवर किया है। अब 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/36। 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/36। 4 आने के लिए 3/36। कैसे, देखो इन नंबर्स 2 3 4 5 6 टिल 12 में से किसी एक का मैं बता देता हूँ। जैसा अगर मुझे चाहिए सम ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस इज 2, सम चाहिए हमें 2। तो अगर हम सैंपल स्पेस में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर मिलता है 1,1 जिसका सम हमको 2 मिल रहा है। तो 1,1 अगर हम देखेंगे ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने होते हैं हमारे पास 36। तो 1/36 हो जाएगा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। ऐसे 3 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1,2 ले सकते हो आप, 2,1 ले सकते हो। 3 आने के लिए 1,2 ले सकते हो, 2,1 ले सकते हो। तो कितने एलिमेंट हो गए, ये 2 हो गए और सैंपल स्पेस से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2/36। तो इसी तरह से 4 आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा 3/36, 5 के लिए 4/36 एंड सो ऑन। हम देख फाइंड करेंगे तो 12 तक आने के लिए आपको फिर से 1/36 मिल जाएगा। अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब आपको चेक करना है कि हमने टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इसका मतलब है कि समेशन जो हम फाइंड करेंगे उनका एडिशन 1 आना चाहिए। हम जो यहाँ पे सम फाइंड कर रहे हैं उनका एडिशन 1 आना चाहिए। तो देखिए ऐड करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1।
सबको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 36। तो 36/36 आपको 1 मिल जाएगा। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो पहला डेटा क्या फाइंड करने बोला है, पी ऑफ एक्स लेस देन 4। तो लेस देन 4 में हमारे पास अब देखो एक्स लेस देन 4 की बात हो रही, तो ये रो की आपको जो है देखना पड़ेगा। तो 4 से लेस कौन सी वैल्यू है, 3 है और 2 है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3, बिकॉज क्या बोला है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 बोला है। तो लेस देन 4 में 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 2 भी लिख दिए और 3 भी लिख दिए। तो x इक्वल टू 2 और का मतलब होता है प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। अब देखो x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया है ऊपर क्वेश्चन में, 1/36। x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 2/36। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं, तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3/36। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको मिल जाएगा 1/12। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको मिल जाएगा 1/12। ऐसे हमारी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 में क्या क्या आएगा, 10 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल टू भी बोला है। तो 10 और 11 और 12। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 की प्रोबेबिलिटी आ रही 3/36, 11 की आ रही 2/36, 12 की आ रही 1/36। जब सबका डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 2 + 1 ये हो गया 6/36। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको मिल जाएगा 1/6। गॉट इट एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ऊपर टेबल से वैल्यू पिकअप कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। तो ग्रेटर देन 3 कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। लेस देन 7 के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 के लिए अगर ऊपर से आप टेबल में से प्रोबेबिलिटी देखो तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, 3/36। कितना मिल रहा है, 3/36। 5 के लिए कितना मिल रहा है, 4/36। 6 के लिए कितना मिल रहा है, 5/36। अगर हम सारे डेटा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 5 12। तो हमको मिल जाएगा 12/36। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको मिल जाएगा 1/3। तो एक तो होगा कि जैसे ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने फर्दर कैलकुलेशन किया। एक तो ये अप्रोच हो सकता है। और जो है सेकेंड वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो क्या हो गए, कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज आपको दिया रहेगा बट इन द नॉन टेबल फॉर्म, टेबल के फॉर्म के अलावा आपको दिया रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है, इट इज गिवन 1/16। कौन से वैल्यू के लिए, x इक्वल टू अगर -1 होगा या 3 होगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/16। 3/8 कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। 1/4 कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 और 4 होगी। और इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0। अदरवाइज लिखा है 0, मतलब ऊपर जितने नंबर्स मेंशन किए हैं उस सारे नंबर्स के अलावा कोई भी x की वैल्यू आएगी तो x की प्रोबेबिलिटी उसका बन जाएगा 0। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पहले टेबल बनाया है। x की वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 से स्टार्ट होकर के 4 तक जा रही है। तो -1 0 2 3 4। x की वैल्यू यहाँ पे जो जो दिया है वो आपको कवर करना है। जरूरी नहीं है आपको हमेशा x की वैल्यू सीक्वेंस में मिले, कोई अगर नंबर मिसिंग होगा तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। अपनी तरफ से कोई नया डेटा हम ऐड नहीं कर सकते उसमें। x की वैल्यू -1 है, फिर उसके बाद 0 आ रही है, फिर उसके बाद जो है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे 1 का डेटा नहीं दिया, तो जो दिया नहीं है उसको लिखना नहीं है। तो -1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/16। तो -1 के आप देख सकते हो आगे हमने लिखा 1/16। फिर x इक्वल टू 3 होगा तभी भी क्या होगा, 1/16। तो आप देख सकते हो 3 के लिए भी हमने 1/16 लिखा है। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने लिख दिया 3/8। जब x इक्वल टू 2 और 4 रहेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 1/4। तो ये 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दिया। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको पता चलेगा वी आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी समेशन कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। 1/16, 3/8, 1/4, 1/16, 1/4। अब देखो जो 1/16 और 1/16 वाले जो डेटा है हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी जैसे आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 16 16 दोनों का सेम है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/16। फिर 1/4 और 1/4 ये दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा,
2/4 और ये 3/8 आपका एज इट इज। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अब यहाँ से आप कॉलम में से देख सकते हो x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ रहा है, 1/16। तो ये हमारा हो गया 1/16। नेक्स्ट कंडीशन बोला है p ऑफ x लेस देन 1। सो लेस देन 1 में कौन सा डेटा आ रहा है आपके पास, या तो 0 आएगा या तो -1 आएगा। तो इसको हमने लिख दिया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। और का मतलब होता है प्लस, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 3/8। x इक्वल टू -1 की कितनी आ रही है, 1/16। सो 3/8 और 1/16 को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 7/16। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे चैट सेक्शन में जो है पुटअप करके पूछ सकते हो। x ग्रेटर देन 3। अब देखो x ग्रेटर देन 3 के लिए टेबल में कौन सी वैल्यू आएगी, x ग्रेटर देन 3 के लिए टेबल में वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4। आप देख सकते हो x ग्रेटर देन 3 की कौन सी वैल्यू है, 4। तो उस 4 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी कितना मिल जाएगा, 1/4। 4 के लिए आंसर कितना मिल जाएगा, 1/4। समझ में आया यहाँ तक? तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। या तो आपको टेबल डायरेक्टली बना करके दिया रहेगा, या तो टेबल की वैल्यूज आपको खुद से जो है कैलकुलेशन करके प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपको सॉल्व करके फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको जो कंडीशन दिया है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप्स के एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बताएंगे कि कौन से एग्जाम्पल्स और किस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपको क्वेश्चंस पता भी चल जाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर भी करना स्टार्ट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। लेकिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में एडिशनल कंडीशन क्या ऐड हो जाती है कि जितने भी हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे वो सारे प्रोबेबिलिटीज आपके कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पर। तो अगर ये दो कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई करता है साइमल्टेनियसली तो इस प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और ये सबके साथ होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स, मतलब आप कोई भी वेरिएबल एक्स ले लो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी या तो पॉजिटिव होना चाहिए और जब सबको ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज को तो आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। गेटिंग एवरीवन? इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर सिर्फ सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लेकिन इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन भी आ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो चलिए इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। इफ x is a random variable with the probability mass function, probability of x is 5/16 for x equal to 0 and 1, kx upon 48 for x equal to 2, 1/4 for x equal to 3 and 0 otherwise। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी हमारी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वो ऑलरेडी हमारी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इसका मतलब है ये जो ऊपर की दो कंडीशन है, ये जो ऊपर की दो कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाली है। ये जो ऊपर की दो कंडीशन हमारे पास है 1 एंड 2, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है। का मतलब पहले से समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 दिया है। जैसे ही इन्होंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दिया ये दो कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो गई। अब देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। के क्या है, अननोन टर्म है। तो जब भी कोई अननोन टर्म फाइंड करना होता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब तक आप इक्वेलिटी को यूज करके वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे, विदाउट इक्वेलिटी से आपको डेटा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन से आपके पास सिर्फ वेरिफिकेशन होगा कि प्रोबेबिलिटी आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ से आपको के की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आपको सेकंड कंडीशन से मिलेगा। बिकॉज सेकंड कंडीशन में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है और राइट हैंड साइड भी आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे।
से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में विल गोइंग टू यूज सेकंड कंडीशन दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1। क्यों 1 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो जब भी आपको कोई अननोन डेटा फाइंड करने बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। गेटिंग एवरीवन? तो चलिए फिर आगे देखते हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी बोला है तो पहला हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है? 0 1 की आ रही है, मतलब x इक्वल टू 0 के लिए 5/16 लिखना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 के लिए भी अगेन 5/16 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 बार 5/16 लिखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे 2 बार 5/16 लिख दिया, 5/16, और 2 बार 5/16 लिख दिया। ये हो गया हमारा 0 और 1 के लिए। 2 के लिए क्या बोला है? कि x/48 बोला है। ये हमारा x इक्वल टू 0 है, ये हमारा x इक्वल टू 1 है, ये हमारा x इक्वल टू 2 है, ये हमारा x इक्वल टू 3 है। तो जितना भी डेटा हमारे पास था हमने इसको क्या कर दिया? प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर नीचे आते हम देखते हैं 5/16 है x इक्वल टू 0 के लिए, 5/16 x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए kx/48। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहां पे क्या करेंगे? हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 2 बोला है तो x इक्वल टू 2 के लिए उन्होंने क्या किया है? डायरेक्टली 2 के लिखने की जगह पे 2k/48 लिखने की जगह पर उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? kx/48 लिखा है। इसका मतलब है जहां पे x है वहां पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2k/48 प्लस 1/4 दिया है इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। देखो डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 48 है। तो बाकी जो स्मॉलर नंबर है हम उसको क्या करेंगे? 48 बनाएंगे। तो 16 में कितना मल्टीपल करेंगे तो 48 आएगा? दैट इज 3। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। 48 तो ऑलरेडी 48 है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12। तो हम देखेंगे 5 3 15, 5 3 15, 1 इंटू 12 12। तो इससे क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर सबका आपका कॉमन हो जाएगा 48। तो जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है तो न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 1। सो 15 प्लस 15 हो जाएगा 30, और ये जो 48 आपके पास है ये 48 राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 42 प्लस 2k इक्वल टू 48, 2k की वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 42, 2k हो जाएगा इक्वल टू 6। तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3, जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। फिर फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल x फाइंड करना है आपको, जो कि 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, p ऑफ x इक्वल टू 1। उसका आंसर मिल गया हमको 5/16। अगर आप ऊपर हम देखेंगे x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? अब देखोगे x इक्वल टू 1 यहाँ पर है मेरे पास। x इक्वल टू हम यहाँ से देख सकते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए कितना प्रोबेबिलिटी दिया है? 5/16। तो यहाँ इसका आंसर आ गया हमारा 5/16। सेकेंड बोला है p ऑफ x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर आपका x अदर देन 0 1 2 3 हुआ तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। 0 के लिए तो एग्जिस्ट कर रही है, 1 के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। लेकिन 3 के अलावा 0 1 2 3 के अलावा कोई भी अगर x की वैल्यू आएगी तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। तो x ग्रेटर देन 3 का मतलब है 4 5 6 ये आएगा, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी? 0। गॉट इट एवरीवन? देखो चैप्टर्स बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। और बहुत सा डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो जैसे आप लोग को बताए थे कि क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में ये टाइप के एग्जाम्पल्स है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हुर्रे! आपको तो पता चल गया कि एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? इस टाइप के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है। व्हाट डिड एवरीवन?